दुश्मन लाख गिराए संभल के रहता है, और वो जिस चिराग में शिद्दत लौ जलाने की, हवाएं लाख बुझाएं वो चल के रहता है। तो राहुल गांधी जी चले, करीब 3600 किलोमीटर चले, पैदल चले, और उन्होंने ये ठाना कि देश की नब्ज को टटोलना है। उन्होंने ये ठाना कि भारतवासियों की समस्याओं को, कष्ट को, पीड़ा को, वेदना को, परेशानियों को खुद व्यक्तिगत रूप से स्वयं महसूस करना है कि भारत की विविधता, बहुलता, अनेकता में एकता, गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखना है। उन्होंने ठाना कि भाजपा और संघ के नफरती फरमान के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरती फरमान भाजपा का, संघ का, मोहब्बत की दुकान कांग्रेस की। और उन्होंने ये भी ठाना कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को जोड़ते हुए चलना है, और इसीलिए एक कदम बढ़ाया भाईचारे के लिए, एक कदम बढ़ाया किसानों के इंसाफ के लिए, एक कदम बढ़ाया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, एक कदम बढ़ाया देश की उन्नति के लिए, और साथ ही साथ कदम बढ़ाते गए महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, और जो लगातार देश की रगों में नफरत का जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, उस सब के खिलाफ। और नतीजा ये हुआ कि एक ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा ने जन्म लिया। और बहुत गर्व के साथ मैं ये बात कहती हूं कि भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में आई तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा का मीडिया प्रभारी बनाकर भी भेजा था, और यहां पर अभूतपूर्व स्वागत भारत जोड़ो यात्रा का मैंने अपनी आंखों से देखा। दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा समाज हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, लाखों हजारों की संख्या में राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा और आवाज से आवाज मिलाकर चलने के लिए तैयार थे। और वो इसलिए तैयार थे क्योंकि किसी भी गली, कस्बे में, जिले में, शहर में, गांव में आप मध्य प्रदेश के निकल जाइए, 18 साल की बदहाली और बर्बरता से त्रस्त जनता त्राहिमाम कर रही है। और उनको लगा कि एक नेता है देश में जो चलकर उनके पास, उनके घर, उनके द्वार तक पहुंच रहा है, जानना चाहता है कि उनके मन की बात क्या है, अपने मन की बात थोपने के लिए नहीं आया। और इसी भारत जोड़ो यात्रा को अगली कड़ी तक पहुंचाने का काम आदरणीय श्री कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में, रणदीप सुरजेवाला जी के नेतृत्व में, और 7 बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा 11,000 किलोमीटर की जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। तो गोविंद सिंह जी 1600 किलोमीटर यात्रा को लेकर जा रहे हैं, अरुण यादव जी 1700 किलोमीटर, कमलेश्वर पटेल जी ने 1900 किलोमीटर का बीड़ा जो है वो उठाया हुआ है, अजय सिंह राहुल जी 1400 किलोमीटर, तो सुरेश पचौरी जी भी 1400 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं, कांतिलाल भूरिया और जीतू भाई 1700 किलोमीटर लेकर जा रहे हैं। और इसी जन आक्रोश यात्रा में बहुत से ऐसे सवाल हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैंने बोला नहीं, बीच में सुनिए भाई साहब, ये बिल्कुल तरीका नहीं है। प्रेस वार्ता में आप बात सुनिए, उसके बाद प्रश्न है। नहीं, बीच में नहीं भाई साहब, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद। बीच में नहीं भैया। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू होती जा रही है, और राहुल गांधी जी का आगमन मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसकी सूचना आप सब लोगों तक पहुंचाना देना बहुत जरूरी है, और वही सूचना आज की प्रेस वार्ता में मैं आपको देना चाहती हूँ। कल राहुल गांधी जी इंदौर पहुंचेंगे, उनका आगमन होगा करीब 11:15 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर। वहां से निकलेंगे 11:30 बजे शाहजहांपुर पहुंचेंगे। शाहजहांपुर में जनता को संबोधित करेंगे, और ये संबोधन बहुत जरूरी है
न सिर्फ उसमें कांग्रेस पार्टी की जो सरकार यहां पर चली, उसने क्या क्या जनता के हक और हुकूक के लिए, अधिकार के लिए किया, और जो 18 साल के कुशासन वाली शिवराज सिंह की सरकार ने उसने क्या नहीं किया। अगर हम सरकार में आते हैं तो हम और क्या क्या करेंगे, इन सब पर बात होगी। और मुझे लगता है कि जो जनता के प्रतिनिधि बनकर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है मध्य प्रदेश में, उनसे राहुल गांधी जी जरूर ये बात पूछेंगे कि अगर किसान फसलों की कीमत मांगता है तो आप उसके सीने में गोली क्यों उतारते हैं? आपने नौजवानों के भविष्य को व्यापम और पटवारी घोटाले की भेंट क्यों चढ़ा दिया कि एक तरफ आपके नेता आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करते हैं और दूसरी तरफ शिवराज सिंह जी आप 3,22,000 पट्टे आदिवासियों के निरस्त करके उनको बेदर बेघर भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसा क्यों है कि 45 लाख बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म का पैसा खाते हुए आपको शर्म नहीं आती? ऐसा क्यों है शिवराज सिंह जी कि आयुष्मान योजना में मुर्दों के इलाज के नाम के पैसे भी आपके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं? और महिलाओं के ऊपर जुल्म की तो बात ही हम क्या करें। 18 साल में 58,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। 67,000 से ज्यादा महिलाएं मध्य प्रदेश में गायब हो जाती हैं, अपहरण हो जाता है, गुमशुदगी हो जाती है और कोई पता ही नहीं चलता। 50,000 बेटियों की फर्जी शादी दिखाकर उसका पैसा भी सरकार हड़प कर ले जाती है। रोज 18 महिलाओं का बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहा है। इन सभी सवालों को पूछना और शिवराज सिंह जी को कटघरे में खड़ा करना ये बहुत जरूरी है और ये सारे सवाल कल राहुल गांधी जी उठाने वाले हैं। और मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि मीडिया के सभी हमारे साथी, हमारे बंधु, ऑल द मीडिया पर्सनल्स, आप सभी लोग वहां पहुंचे और राहुल गांधी जी की बात को मध्य प्रदेश के और देश की भी जनता तक पहुंचाने का, हर गली कस्बे गांव तक पहुंचाने का काम जरूर करें। और एक दूसरा बहुत अहम मुद्दा, भाई साहब, ये तो बहुत ही अहम मुद्दा है। मैं सारे सवाल लूंगी, सारे सवाल। अभी उज्जैन की जो निर्मम घटना हुई उसके जख्म भरने भी नहीं शुरू हुए थे और आज ही खबर आई है कि कटनी में एक पहाड़ी नाले में आदिवासी युवती की लाश पड़ी हुई मिली। 3 दिन से वो लाश वहां सड़ रही थी, कीड़े उस युवती के शरीर में पड़ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक पत्थर मिला जिस पर खून के निशान मिले। बलात्कार करके उस युवती का पत्थर से सर को कुचला गया। थोड़ी दूर पर उसके कपड़े, कहीं उसकी चूड़ियां और कहीं बालों को बांधने वाला क्लचर मिला। निर्ममता से हत्या करके नाले में फेंक दिया गया। 3 दिन पहले अपने घर से निकली थी और घर वापस नहीं पहुंची। 3 दिन से परिवार लगा है कि FIR दर्ज हो जाए, शिकायत दर्ज हो जाए। हमारे घर की बेटी गायब हो गई है, कुछ दिन पहले उसकी सगाई हुई थी और अभी शादी होने वाली थी। निर्ममता और अमानवीयता के कितने ही किस्से सुना दिए जाएं शिवराज सिंह जी की सरकार के, उनकी जो लंबी फहरिस्त है वो खत्म नहीं होगी। हमें तो राजनीति में ये सिखाया जाता है कि इसलिए राह संघर्ष की हम चुने कि जिंदगी आंसुओं में नहाई ना हो, शाम सहनी ना हो, रात हो न डरी, भोर की आंख फिर डबडबाई ना हो। लेकिन महिलाओं का जीवन मध्य प्रदेश में, आदिवासियों का जीवन मध्य प्रदेश में किस तरह से भय के साए में बीत रहा है। सरेआम सड़क पर चलने में भी डर लगता है, तो रात के अंधेरे में भी डर लगता है, भीड़ में भी डर लगता है, सुनसान रास्तों पर भी डर लगता है। जिए तो कैसे जिए, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और सीधी की घटना अभी बहुत पुरानी नहीं हुई कि भाजपा के नेता के प्रतिनिधि मुंह पर पेशाब कर रहे हैं आदिवासी के। और मेरे पास तो इतनी लंबी, मैं बोल के सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को कि कितनी सारी घटनाएं ऐसी होती जा रही हैं और कोई उसकी सुनवाई नहीं। ये टंकिया भील की भूमि है ना, ये भीमा नायक की भूमि है, बादल भोई की भूमि है। ऐसे आदिवासी महानायक जिन्होंने यहां जन्म लिया, जिनकी कर्म भूमि रही, पुण्य भूमि रही। देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर कहीं किसी एक प्रदेश में आदिवासियों की है तो मध्य प्रदेश में, और यहाँ की जनसंख्या का 21%।
और ये भी जान लीजिए कि ट्राइबल एट्रोसिटीज में भी अगर सबसे आगे अव्वल दर्जे पर कोई प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार का प्रदेश है जो आदिवासी अत्याचार के मामले में सबसे आगे है। जब वायनाड गए थे एक बार राहुल जी, तो उनसे पूछा गया आदिवासियों के बारे में सवाल, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वनवासी कहती है क्योंकि वो चाहती है कि ये वन तक ही सीमित रहे, जंगलों में ही विचरते रहे, जबकि आदिवासी असली मालिक है। मूल मालिक अगर कोई है इस देश की संपत्ति का, सिर्फ जंगलों का नहीं, पूरे देश का, फर्स्ट पीपल ऑफ द कंट्री, तो वो आदिवासी है। और आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? अनूपपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष जो है वो चप्पलों से पीटते हैं गोंड आदिवासी साथी को। देवास के नेमावर में एक आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों को जमीन में 8 फुट गाड़ दिया जाता है। महू में एक आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप होता है, ये तो पूरे देश ने देखा, और उसके बाद विरोध दर्ज किया जाता है तो पुलिस फायरिंग कर देती है, ओपन फायर, आंसू गैस के गोले छोड़ देती है। ये संवेदनशीलता है आदिवासियों के प्रति। हरदा में एक आदिवासी युवक को ट्रैक्टर से बांधकर इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। और वहीं नीमच में एक गाड़ी से बांधकर घसीटा जाता है एक युवक को। गुना में आदिवासी महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है, महिला बच जाती है, 70 से 80% उसका शरीर झुलस चुका होता है। देवास में ही एक और महिला को पीट पीट कर उसे जूते की माला से नवाजा जाता है। मंडला में 3 आदिवासियों की हत्या की जाती है और महिला आदिवासी जो थी उसका सर काट कर ले जाया जाता है। खरगोन में पुलिस कस्टडी में एक आदिवासी की मौत हो जाती है। अभी मेरे पास 10-12 और ऐसे वाक्य लिखे हैं। तो आज एक बड़ा सवाल शिवराज सिंह जी से मैं पूछना चाहती हूं कि आप और आपकी सरकार आदिवासी विरोधी क्यों है? ये बात हम लगातार मोदी जी से भी पूछते आ रहे हैं कि मोदी जी, आपकी सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी क्यों है? महिलाओं के आरक्षण की बात हमने की, हमने कहा आप ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दीजिए। वो दोहरी मार झेलती हैं, महिला होने की भी और पिछड़े वर्ग की महिला होने की भी, और यहाँ पर आदिवासी दोहरी मार झेल रहे हैं। आपके कुशासन की मार और जानबूझ के किए जा रहे अत्याचार की मार। और यही कारण है कि जनता, जैसा मैंने शुरू में कहा कि त्राहिमाम कर रही है, जन आक्रोश यात्रा लगातार सफल होती जा रही है और उल्टी गिनती भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार की शुरू हो गई है। राहुल गांधी जी का आगमन मैंने शेड्यूल बताया। यदि कोई हमारा साथी दोबारा पूछना चाहता है तो मैं प्रश्नोत्तर में बताऊंगी। और आदिवासियों के साथ अत्याचार में नंबर 1 प्रदेश क्यों है, हाथ पे हाथ धरकर ये सरकार क्यों बैठी है, इसके तमाम उदाहरण मैंने दिए। इस पर भी यदि आपका कोई सवाल होगा तो मैं जरूर उसका जवाब देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक करके पूछे भाई साहब। हाँ, कांग्रेस पार्टी बहुत बहते पानी की तरह साफ गोई से ये बात बोलती है कि कांग्रेस पार्टी का यदि कोई नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई व्यक्ति, कोई भी जुड़ा हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध करता है तो उसे जल्द से जल्द, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका जी, सब लोग यही बात कहते हैं। मैं तो केवल ये पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी क्यों कुछ नहीं कहते? अगर उज्जैन में ये घटना होती है, जबलपुर में कल घटना हुई, क्या शिवराज सिंह चौहान जनप्रतिनिधि नहीं है मध्य प्रदेश के? सबसे बड़े मुखिया नहीं है? और हमें तो ये सिखाया गया कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो अपने राज्य में अगर कोई घटना होती है तो आंख मूंद कर चिर निद्रा में चले जाते हैं, कुंभकर्ण की नींद सोने लगते हैं। तो ये सवाल तो हम पूछेंगे ही, क्यों आप नहीं बोलते? क्यों? क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ये घटना गलत है, उज्जैन की नहीं होना चाहिए था? क्या ये नहीं कहा जाता कि जबलपुर में आदिवासी युवती का कटनी में इस तरीके से बलात्कार के बाद नाले में फेंका जाना गलत है? आप जवाब तो देना दूर की बात है, आप तो संवेदना भी व्यक्त नहीं करते। इतनी महिला विरोधी है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें। जी जी,
कल भाई साहब ये कल प्रश्न मैंने बड़े तफसील के साथ 2-3 बार लिए, मैंने जवाब भी दिया। देखिए कांग्रेस पार्टी महिलाओं को प्रतिनिधित्व तो आज से नहीं दे रही है, मैं आपको बताती हूँ सन 1931 की बात करती हूँ। हाँ, कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ कि गांधी और नेहरू ने मिलकर ये प्रस्ताव पारित किया कि आजाद होते ही हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाएंगे, यानी पुरुषों के साथ महिलाओं को मताधिकार मिलेगा। आप अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, दशकों तक महिलाओं ने वहां जेल की हवा खाई, प्रताड़ना सही, तब उनको प्रॉपर्टी राइट और वोटिंग राइट मिला। हमने आप रुक जाइए, हमने आजादी के साथ ही वो अधिकार दिया। उसके बाद पहली महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाई, इंदिरा जी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। और पीछे चले जाइए, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। तो कांग्रेस पार्टी तो प्रतिनिधित्व तो दे रही है। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप संविधान में इस अधिकार को सुरक्षित करिए और उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं की भूमिका को अग्रिम करिए। अगर आरक्षण मिलता है तो 118 महिलाएं हर राष्ट्रीय दल को लड़ानी पड़ेंगी, और उसमें से वो महिलाएं एक महिला जरूर चुनकर आएगी, क्योंकि 2 महिलाएं जब आमने सामने लड़ेंगी तो महिला तो जीत कर आएगी ही ना। तो इस तरीके से संविधान में अधिकार को सुरक्षित किया जाए, ये कांग्रेस की मांग है, और उसमें पिछड़े वर्ग को भी प्राथमिकता मिले, ऐसा हम चाहते हैं। देखिए, पहली महिला मुख्यमंत्री हमने दी, और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जब महिला मुख्यमंत्री, महिला पीसीसी हम देंगे। लेकिन जब अभी तक चुनाव ही नहीं हुआ है, कौन जीत कर आया है, नहीं जीत कर आया है, तो ये बहुत ही संभावनाओं का खेल है, और बहुत ही आपने एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछा है, इसका जवाब जीत के बाद देंगे। और वैसे देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी ने बड़े स्पष्ट तौर पर कह दिया, इस चुनाव में तो हमारे मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वही मुख्यमंत्री बनेंगे, पर हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि मंत्रिमंडल में महिलाओं की अच्छी भागीदारी हो, और सब उससे पहले टिकट मिलने में महिलाओं की अच्छी भागीदारी हो। एक एक श्रेणी पे आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं को यूट्यूब पर घोषित करते हुए आह्वान किया था कि उनके यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। रागिनी जी ने किया या नहीं किया, ये पूछना चाहिए। देखिए, मुझे तो ये बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक अपील ये कर रहे हैं लोगों से कि मेरे YouTube को सब्सक्राइब करिए। अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि मुझे इतनी गालियां पड़ती हैं, मेरी ये गालियों की लिस्ट है। देश की जनता के मन की बात क्या है, देश की जनता के मुद्दे क्या हैं, देश की जनता क्या आपसे चाहती है, इससे कोई मोदी जी का लेना देना नहीं है। अपने YouTube जैसे जो, मतलब कितनी कमाल की बात है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे, अगर जनता आपको पसंद करती है तो आपका चैनल अपने आप सब्सक्राइब हो जाएगा महाराज। आप ये अपने गाल बजाना और अपनी सूचनाओं को आपका प्रचार प्रसार करना बंद करिए, और देश की जनता की नब्ज को टटोलिए। कल भी मैंने ये बात कही कि जन गण मन जब हम बोलते हैं तो पहले सबसे पहले जन आता है, यानी जनता जनार्दन। जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है। नहीं भाई साहब, मैंने तो सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया। उनकी सूचनाएं सारा दिन तो आप देखिए, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो पेपरों के, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो न्यूज चैनल के, जनता की कोई बात नहीं होती है। मोदी जी की झूठी घोषणाएं आपको सब जगह देखने को मिल जाती है, तो उसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। वो ऐसे ही डिमोनेटाइजेशन का पैसा ऐसे ही चल रहा है भाजपा का। राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, बीते दिनों की जो तस्वीरें आई, कहीं चोरी करने की, कहीं दुकान रोकने की, कहीं कुर्सी बनाने की, या मध्य प्रदेश में भी कुछ इस तरह की तस्वीरें आती है। देखिए, राहुल गांधी जी बहुत स्पॉन्टेनियस व्यक्ति हैं, और उस स्पॉन्टेनिटी में वो मध्य प्रदेश में आकर किसी वर्ग विशेष से मिलें और उस वर्ग विशेष के जीवन का एक दिन खुद भी व्यतीत करें, उसके साथ उसके सुख उसके दुख बांटें, उसके जख्मों पर मरहम लगाएं, उसके साथ हंसें, उसके दुख में रोएं, ये हो सकता है। इसकी कोई प्लानिंग नहीं की जाती है कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मध्य प्रदेश में ऐसा होगा। हाँ, हो सकता है राहुल जी यहाँ आए और उनको लगे कि भाई ये वर्ग विशेष है जिसके पास मुझे जाकर आज का दिन वहीं व्यतीत करना है, तो ये जो कार्यक्रम मैंने आपको बताया ये भी बदल सकता है। हाँ, तो इसको आप ये लीजिए कि ये
त्वरित होने वाला, स्वतः होने वाला कार्यक्रम है। इसकी कोई प्री प्लानिंग एजेंडा से नहीं की जाती। आप पहले एक बार और दूसरे साथ बिल्कुल लड़ेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को 5 साल पूरा कार्यकाल मिला नहीं। यदि मिला होता तो आज आप ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। ट्राइबल एट्रोसिटीज कम से कम हो सके, और उसके अंतर्गत अगर जो आप कह रहे हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट को निरस्त करना पड़े और एक नया कानून भी बनाना पड़े, तो हम जरूर करेंगे। और मुझे लगता है इस बार जनता सुनिश्चित करेगी कि कांग्रेस का कार्यकाल 5 साल तक चले, पूर्ण बहुमत के साथ चले, ताकि ऐसे सवाल दोबारा उठे। इधर कोई पूछ रहे थे? हाँ जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर जनता आपके काम से खुश है, तो आपको जा जाकर घर पर नहीं कहना पड़ता लोगों को कि मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दे दो। अगर जनता के जीवन में कोई बहुत ही सकारात्मक बदलाव आया है तो वो स्वतः महसूस करती है, तो आपको ये आशीर्वाद यात्राएं नहीं निकालनी पड़ती। आक्रोश यात्रा जरूर निकालनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जनता का जो गुस्सा है ना, वो गुबार बन के फूट रहा है। तो ये दिखाना और सरकार का कहीं ना कहीं अहंकार जो है उसे कम करना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, रणदीप सुरजेवाला जी भी बीच में जाते हैं, आ जाते हैं, कमलनाथ जी का भी उसी तरीके से दो प्रमुख नेताओं का नेतृत्व है। और फिर देखिए, हमारे यहाँ ना ऐसा केंद्रीकरण नहीं होता है ना सत्ता का, कि भाई एक नेता है वही चलेगा और तो कोई नहीं है। जब भारत जोड़ो यात्रा चली, देश के तमाम नेता उससे जुड़े, सब चल रहे थे, सब साथ में थे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में 7 नेताओं को हमने जिम्मेदारी दी है, और वो 1700, 1900 किलोमीटर चल रहे हैं। और अपनी आपको याद होगा, ऐसे ही नर्मदा यात्रा दिग्विजय सिंह जी ने भी निकाली थी पीछे। तो यात्राएं कांग्रेस पार्टी निकालती है, इस मंशा से निकालती है कि जनता के द्वार तक जाकर हम उनकी समस्याओं, पीड़ाओं को समझ सके और उनकी आवाज को बुलंद कर सके। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है, रणदीप सुरजेवाला जी की अगुवाई में हो रहा है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुभाष क्रॉस कर। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती ये है भाई साहब कि कोई चुनाव आखिरी नहीं, कोई हार या जीत आखिरी नहीं। हाँ, अब अगर कोई चुनाव हार गया है तो ऐसा हुआ है क्या कि वो दोबारा कभी जीत ही नहीं सकता? किसी जिस कमी की वजह से हारा हो अगर एक कोई नेता, तो वो दोबारा जाके जनता के बीच में जनता की परेशानियों को समझ के दोबारा से अगर चुनाव लड़के जीत सकता है, और उसकी ये पहल है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि अगर कोई नेता चुनाव हार गया तो उसको जन यात्रा में मत भेजिए। अब ऐसे तो कल भी मैंने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ने ये फुग्गन जी को लड़ाया, 33 साल बाद लड़ रहे हैं। प्रहलाद पटेल तो कभी विधानसभा चुनाव लड़े ही नहीं, तो उनको भी तो मैदान में उतार ही रही है ना, और वो हारे हुए मन के साथ उतर रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम और काम का कोई मूल नहीं है जनमानस में, और अगर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट पड़ना होता तो पहली सूची में उनका नाम आता। और जहां पर नरेंद्र मोदी जी जो काम से ज्यादा नाम को तवज्जो देते हैं, कल भी मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तमाम स्कीम हो, तमाम बड़े काम हो, उनका नाम बदल देते रहते हैं, उन्होंने भी नाम नहीं लिया शिवराज सिंह चौहान का। तो अब ये कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है कि शायद बड़े नेताओं को उतार दें तो 2, 4, 5 सीटें हम निकाल सकें। पर दुविधा ये हो गई है भाजपा के लिए कि वो बड़े नेता चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि ये डूबती हुई
नाव में सवारी करेंगे तो उनकी लुटिया भी डूब जाएगी। तो बड़े नेता क्या कह रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय का भाषण तो बिल्कुल वायरल हुआ। वो कह रहे हैं कि भैया मेरा तो 1% मन नहीं है, मैं तो हवाई नेता हूँ, हेलीकॉप्टर से आता हूँ, हाथ हिलाऊंगा, मैं तो जनता के आगे जाके हाथ जोड़ के वोट नहीं मांग सकता। तो जब नेता इस मानसिकता के साथ उतर रहा है चुनाव में, वो क्या जीतेगा? जिस शिवराज सिंह चौहान पर विश्वास उनकी पार्टी का ही नहीं है, उन पर जनता क्या दोबारा तीसरी या चौथी बार विश्वास करेगी? वो ऐसी काट की हांडी है जो इस बार जलने ही वाली है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो थोड़ा सा धीरज धरिए, जैसे ही सूची आपके सामने आएगी नाम आपके को पता चली जाएंगे बहुत जल्द। आप देखिए जल्दी आएगी, बिल्कुल जल्दी आएगी। एक एक कर देखिए 150 सीटों का दावा तो हम देखिए बस अब देखिए, पहला सवाल आपने पूछा कितनी सीटें आएंगी, तो 150 सीटों का दावा तो मैं आज कर रही हूँ। और जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे हमारी जन आक्रोश यात्रा आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे राहुल गांधी जी का आगमन होगा, फिर 5 तारीख को प्रियंका जी भी आ रही हैं, खड़गे जी भी आएंगे, वैसे वैसे इन सीटों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो अब आप अधिसूचना की बात पूछेंगे तो मैं एक अलग संख्या आपको बताने वाली हूँ। और दूसरा सवाल, हाँ अब देखिए नोटबंदी के बाद सारा काला धन जो है वो भाजपा की तिजोरी में बंद हो गया है। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं साफ बोल से आपको बताती हूँ। इसीलिए होर्डिंग, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट आपको हो सकता है कम दिखे, लेकिन जनता के दरवाजे तक और जनता के दिल में उतरने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसके लिए किसी अखबार की, होर्डिंग की, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। जनता के मन में कांग्रेस पार्टी है और वो बैठे हुए उतावले की अधिसूचना जारी हो और हम जाकर पंजे के निशान वाले बटन को दबाएं। देखिए अब देखिए बहुत सिंधिया पूरे परिवार के साथ ही बहुत अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। अभी तो कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। कल कोई कह रहा था वो घर वापसी करना चाहते हैं। वहाँ वसुंधरा राजे जी के साथ देख ली, उनका कितना अपमान हो रहा है। मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, वो नमस्कार करके खड़ी रहती है, उनकी तरफ कोई देखता नहीं है। तो अब ये तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के अपने विवेक की बात है कि वो बुलाकर नेताओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और बाकी मुझे लगता है कि नेताओं का भी व्यक्तिगत फैसला होता है कि वो लड़ना चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं, पूरे मन से लड़ना चाहते हैं, बेमन से लड़ना चाहते हैं, उन्हें धक्का देके लड़ाया जा रहा है, या वो खुशी खुशी लड़ना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से आके चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, या घर घर जाके बात करना चाहते हैं। तो अब इस पे तो हम क्या टिप्पणी दें, हर नेता का अपना अलग तरीका है। देखिए गौरव भाटिया जी ने तो महाराष्ट्र के चुनाव में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो मैं सर मुड़वा लूंगा। मैंने तो उनका सर मुड़ा हुआ आज तक देखा नहीं। फिर वो तो जब समाजवादी पार्टी में थे तो कहते थे कि मोदी से बड़ा तानाशाह और मोदी से ज्यादा सांप्रदायिक व्यक्ति कोई नहीं है। फिर वो दल बदल कर भाजपा में आ गए तो कुछ और कहने लगे। तो ऐसे व्यक्ति की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर आपने वीडियो सुना है तो मैंने उसमें क्या कहा वो भी आपने सुना है। नहीं, ओबीसी, मैंने ओबीसी चीफ मिनिस्टर्स की बात की, वो इंडिया अलायंस के एनडीए से बहुत ज्यादा है। 11 में से 6 हैं, एनडीए के 10 में से 1 है। ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी, संघ, मोदी सरकार ओबीसी विरोधी है, इसीलिए महिला आरक्षण देते हुए ओबीसी महिलाओं की बात नहीं की। दूसरी बात मैंने बहुत साफ गोई से कही कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, संविधान में अधिकार सुरक्षित करना चाहिए ताकि 118 महिलाएं चुनकर आए। भाजपा जैसी पार्टी के विवेक पर आप नहीं छोड़ सकते कि वो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा देंगे। जो बात मैंने कही उसमें मैं दोबारा भी कह सकती हूँ, मुझे उसमें कोई
दुख की बात नहीं, ये बहुत गर्व की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने जितना महिलाओं के लिए किया उसका 10% भी कोई और दल नहीं कर पाया। धन्यवाद।